दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभेद सर बेसिक वाले पर। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं NMMS टॉपिक पर। NMMS सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके द्वारा वह देश भर के 1 लाख छात्र छात्राओं को हर साल 12,000 सालाना रुपए की स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिसका नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। और जो छात्र छात्राएं इस एग्ज़ाम को पास करते हैं उन्हें ही सेंट्रल गवर्नमेंट यह छात्रवृत्ति देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको NMMS के बारे में सभी बातें विस्तार से बताने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, शिक्षा के महत्व से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि आज के इस भौतिक युग में शिक्षा बेहद ही महंगी होती जा रही है और हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाता। और यही कारण है कि बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप उसी वर्ग को बिलोंग करते हैं वह कक्षा 8 के बाद विद्यालय नहीं जाते। यहीं पर उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए ये एग्ज़ाम बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। इस स्कॉलरशिप स्कीम का उन्हें लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इसीलिए मैं कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी इस NMMS के एग्ज़ाम को ज़रूर भरें ताकि आप भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकें और आपको भी प्रति वर्ष 12,000 की स्कॉलरशिप मिल सके। साथियों, आज मैं आपको NMMS एग्ज़ाम 2024-25 से संबंधित सभी जानकारियाँ विस्तार से दूंगा, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझें। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इस एग्ज़ाम को जो भी बच्चे पास करते हैं उनकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाती है और उन्हें ये स्कॉलरशिप मुहैया करा दी जाती है। तो आइए जानते हैं हम इस एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम का नाम है NMMS एग्ज़ाम। यह हर साल कंडक्ट किया जाता है जिसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इस एग्जाम में जो सिलेबस आता है वह कक्षा 6 से 8 पर ही आधारित होता है। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम जब कक्षा 8 में आएंगे तभी इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। आपको कक्षा 6 से ही इस बात को ध्यान रखना है और अपनी तैयारी भी जारी रखनी है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इस एग्जाम में बैठने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है साथियों कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र और छात्रा। मतलब कि जिस समय ये एग्जाम का फॉर्म आएगा इसे फिल करते समय आप कक्षा 8 में अध्ययनरत होने चाहिए और आपका स्कूल भी कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या किसी लोकल बॉडी द्वारा रन किया गया कोई स्कूल हो जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज करती हैं या कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो। अगर आप इन स्कूलों में पढ़ते हैं तभी आप NMMS का एग्जाम भर सकते हैं। जवाहर नवोदय, केवी, सैनिक स्कूल या किसी राजकीय आवासीय स्कूल या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं भर सकते हैं। केवल वही बच्चे भर सकते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जो लोकल बॉडी द्वारा चलाया जाता हो जैसे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। केवल वही छात्र छात्राएं NMMS के एग्जाम को भर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि कक्षा 7 की जो आपकी परीक्षा है वो आपने पास की हो और उसमें भी क्या कंडीशन है कि जो जनरल और OBC के छात्र हैं उन्होंने कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हों। वहीं SC और ST कैटेगरी को
5% का रिलैक्सेशन है, वह 50% से मिनिमम पास किए हो कक्षा 7। और तीसरी कंडीशन, तीसरी एलिजिबिलिटी कि उन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आय 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनके अभिभावक की आय, उनके माता पिता की जो आय है वह 3.5 लाख या उससे कम है, तो ही वह एनओएमएस के एग्जाम को भर सकते हैं। साथियों, यह एनओएमएस का जो एग्जाम है ये हर स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग समय पर इसके फॉर्म आते हैं। किसी स्टेट में अगस्त में, किसी में सितंबर में, और एग्जाम यूजुअली इसका नवंबर माह में होता है। तो जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे आपके राज्य में, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन उस एग्जाम फॉर्म के आने से पहले आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि जैसे ही आप कक्षा 8 में प्रवेश करते हैं तो आप अप्रैल माह से ही इनकी तैयारियां स्टार्ट कर दें, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास तैयार होने चाहिए। आपको लास्ट समय तक इंतजार नहीं करना है कि अगस्त में या सितंबर में जब फॉर्म निकलेंगे तब हम इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे, नहीं। आपको 8वीं क्लास में प्रवेश करते ही इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है, ताकि आप किसी भी अफरा तफरी से बचें और आपको किसी तरीके की भी कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो हमें एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले ही अपने पास रेडी रखने हैं। सबसे पहले हमारा आधार। हालांकि आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आधार आपके पास होगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चेंजेस या कोई त्रुटि है जो आपको करेक्ट करानी है तो आप उसे करा लें। आपका आधार बिल्कुल रेडी होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। जिन बच्चों के पास माँ बाप का है मोबाइल नंबर, ठीक, लेकिन वो चाहे तो एक अपने नाम से भी एक मोबाइल नंबर ले सकते हैं, एक सिम इशू करा सकते हैं। तीसरा, एक अपने नाम से आप ईमेल आईडी भी जनरेट कर लीजिए जैसे ही आप कक्षा 8 में प्रवेश करते हैं। चौथा, आपको एक बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा लेना है। चाहे आपके माँ बाप के नाम से आपका कोई ज्वाइंट खाता भी हो, लेकिन बेहतर होगा कि कक्षा 8 में आप जब आए तो अपना आप एक बैंक खाता खुलवा लें। 10 साल से ऊपर के बच्चे अपना इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे कम वाले जो हैं वह माँ बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट। तो आप बेहतर होगा कि आप अपना एक अकाउंट खुलवा लें। अगर आपको ये एग्जाम भरना है तो आपको ये काम करने ही होंगे। तो आप एक अपना किसी भी सरकारी बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंक से अपना एक अकाउंट खुलवा लें। और ध्यान रखें कि उस अकाउंट को अपने आधार नंबर से भी लिंक करा लें, और आप दोनों जगह पे अपना वही मोबाइल नंबर दे जो आपका है। आधार में भी उसी को कराएं और बैंक अकाउंट में भी वही मोबाइल नंबर दें। पांचवा, आपके पास जाति प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए। तो आप इसकी प्रक्रिया 8वीं कक्षा में आते ही स्टार्ट कर दें। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। जन सेवा केंद्र से आप इसे बनवा सकते हैं। ऐसे ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको तैयार रखना है अपना, यह भी आपका जन सेवा केंद्र से ही बन जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है ये आपके पिताजी के नाम से बनेगा कि भाई उनकी वार्षिक कितनी आय है, तो उसको भी आपको तैयार रखना है। अगर कोई बच्चा विकलांग है और वह उसका बेनिफिट एग्जाम में लेना चाहता है तो उसको विकलांगता का एक कोटा मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर वह विकलांगता प्रमाण पत्र उसके पास होगा। तो आप अगर कोई विकलांग है तो उसे अपना विकलांगता प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। ऐसे ही वह छात्र छात्राएं जिनके बुजुर्ग या जिनके परिवार के बड़े लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, उनका भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र बनता है। तो अगर किसी के घर में कोई ऐसा है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उसका भी आश्रित का प्रमाण पत्र बनता है, वो भी आप अपना तैयार करा लेंगे। एक फोटो, पासपोर्ट साइज और आपके साइन तैयार होने चाहिए। इन सभी 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स की आपके पास हार्ड कॉपीज में भी हो, और एक आप इन सब का स्कैन्ड कॉपी भी तैयार कर लीजिएगा। स्कैन करके अपने पास मोबाइल में आप सेव रखिएगा, ताकि जब फॉर्म आएगा तो आपको एकदम
अफरा तफरी नहीं होगी और आपके पास हर चीज पहले से ही तैयार है। ये बेहद ही जरूरी काम मैं आपसे बता रहा हूं बच्चों। आपको ये 8वीं क्लास में प्रवेश करते ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। फिर हमारा एग्जाम फॉर्म कभी भी आए तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। टाइमिंग्स उनके थोड़ा अलग हो सकते हैं। किसी स्टेट में एनएमएस एग्जाम के फॉर्म जुलाई में आ जाते हैं, किसी में अगस्त में, किसी में सितंबर में। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यूजुअली इस एग्जाम के फॉर्म अगस्त या सितंबर में आ जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो संस्था इस एनएमएस एग्जाम को कंडक्ट कराती है वह है पीएनपी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो एनएमएस एग्जाम को उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराती है। और इसके फॉर्म आपको अवेलेबल होंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट को सभी नोट कर सकते हैं, www.entdata.co.in। आपको गूगल में टाइप कर भी इस एग्जाम फॉर्म के लिंक मिल सकते हैं और इसी तरह से किसी अन्य राज्य में भी आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहां के लिंक्स भी आप गूगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का लिंक मैं इसमें डाल रहा हूं, इसे सभी बच्चे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की, जो थ्रू आउट इंडिया कॉमन है, लगभग एक जैसा ही होता है। 1 डे का ये एग्जाम है जिसमें 180 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें से एक सही होगा और उसी को आपको ओएमआर शीट पे टिक करना होगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे का और हर सवाल का जो मार्क है वो है 1 नंबर। हर सवाल को 1 अंक दिया गया है। 3 घंटे का आपका समय है और ये जो एग्जाम होगा ये 2 भागों में विभाजित होगा, जिसमें हम प्रथम भाग को कहेंगे मैट या कहीं कहीं इसको जीमैट भी कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें आपको रीजनिंग के सवाल मिलेंगे, जिसमें कि आपको वर्बल रीजनिंग भी और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी। 90 सवाल होंगे और 90 ही उनको मिनट दिए जाएंगे, लगभग 1.5 घंटा। इसी प्रकार जो इसका दूसरा भाग होगा उसे बोलते हैं सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इसमें भी आपको 90 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और 90 ही इसका आपको मिनट दिया जाएगा। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके होंगे विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और गणित से। तो इन टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस पूरे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो साथियों, जब आप एग्जाम को दे देंगे तो उसका अब आपको रिजल्ट का इंतजार रहेगा, जो आएगा लगभग मार्च या अप्रैल में। तो आपको ये टाइमलाइन रफली ध्यान रखना है कि कैसे अगस्त सितंबर में फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म को आप फिल करेंगे इस वेबसाइट पर जाकर, नवंबर में आपका एग्जाम होगा और फिर नेक्स्ट मार्च अप्रैल के अराउंड आपका रिजल्ट आएगा। ये डेट भी अलग अलग स्टेट में थोड़ा वेरी कर सकती है। आप वेबसाइट से अपना जुड़े रहें और देखते रहें। तो जो रिजल्ट होगा उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो जनरल और ओबीसी के लिए होंगे 40%। मींस अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाला कोई छात्र या छात्रा 40% मार्क्स ले आती है आउट ऑफ 180 का था ना पेपर, तो आउट ऑफ 180 अगर कोई 40% मार्क्स ले आता है, मतलब कि 72 मार्क्स, तो वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा एनएमएस के एग्जाम को।
ऐसे ही कोई एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करने वाला बच्चा अगर 32% मार्क्स ले आता है आउट ऑफ 180, जो बैठते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 58 मार्क्स, 57 पॉइंट समथिंग, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम भरें तो ये 58 मार्क्स बैठता है। तो इतना अगर कोई ले आता है एससी एसटी का बच्चा, तो वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। अब इससे क्वालिफाई करने से मतलब ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मिल भी सकती है, मिल नहीं भी सकती, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए हर स्टेट का 1 लाख में से कोटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख स्कॉलरशिप गवर्नमेंट को देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसमें कि हर स्टेट को एक कोटा फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई 2000 सीट्स यूपी में अलॉट हैं फॉर एग्जाम्पल, और 2500 बच्चे इसको क्वालिफाई कर गए, मतलब 2500 बच्चों ने इतने मार्क्स हासिल कर लिए, लेकिन सीट कितनी है, केवल 2000। तो जो ऊपर के 2000 होंगे कैटेगरी वाइज वो देख लेंगे किस कैटेगरी में कितने लेने हैं, वो रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, और जो ऊपर के 2000 होंगे वो लिए जाएंगे। तो उस केस में फिर एक मिनिमम कट ऑफ भी तय की जाएगी कि भाई इस कट ऑफ से जो ऊपर के बच्चे होंगे वो कट ऑफ उतने पे ही तय की जाती है कि हमें उससे ऊपर 2000 ही टोटल मिले। तो ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए जो कोटा है हमारे स्टेट का और उससे कम बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, उस कोटा से भी कम, तो फिर इतने पे ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको ये केवल पासिंग मार्क्स है, आपको कोशिश यही करनी है कि अच्छी से अच्छी तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, ताकि इन केस अगर ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो आप मेरिट के अकॉर्डिंग भी अपनी स्कॉलरशिप को इंश्योर कर सकें। तो साथियों, एनएमएमएस का एग्जाम पास करने के उपरांत आप इस छात्रवृत्ति के हकदार हो जाते हैं, जो है 12,000 रुपए प्रति वर्ष, और ये आपको अगले 4 साल तक मिलती है, कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो कुल धनराशि जो आप छात्रवृत्ति में प्राप्त करेंगे वो होगी 48,000। लेकिन इस छात्रवृत्ति को क्लेम करने हेतु आपको एक वेबसाइट पर पहले एक फॉर्म भरना होता है, और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की होती है। तो आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन वो इन जानकारी के अभाव में इस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छात्रवृत्ति की ये जो वेबसाइट है www.scholarships.gov.in, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी कहा जाता है, और ये एक निर्धारित समय के लिए ही खुलता है। लगभग ये जून में खुल जाता है, और जैसे ही ये खुले, आप इस चीज के लिए अपडेट रहें, गूगल पे डाल के देखते रहें। तो जैसे ही ये वेबसाइट खुलती है, आप यहां पर तुरंत अपना जो डाटा है उसे अपलोड करेंगे। तो इस पोर्टल पे आप बीच बीच में चेक करेंगे, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप यहां पर अपना डाटा अपलोड करेंगे। उसका प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। आप इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कुछ जनरल डिटेल्स होंगी, कुछ आपके जो है एकेडमिक डिटेल्स होंगी, और वो सभी डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहेगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले एग्जाम फॉर्म फिल करते समय भी बनवा चुके हैं। कुछ उसमें से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, बैंक पासबुक हो गया, लेकिन कुछ नए डॉक्यूमेंट्स भी यहां आपको ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि फी रिसीट ऑफ द करंट कोर्स। अब जो आपका करंट कोर्स है, जहां आपने एडमिशन लिया है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मान लीजिए जून में खुलती है, और हो सकता है एडमिशन तो आप उससे पहले भी ले लेंगे। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप अपने फी रिसीट यहां पर उसकी लगाएंगे, नए कोर्स की। ये मैं केवल नए डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, पुराने तो आपके पास हैं ही। तो इसमें आप अपनी फी रिसीट लगाएंगे जो आपका नया करंट कोर्स है। फिर आपकी 8वीं की मार्कशीट भी आ चुकी होगी, उस मार्कशीट का आपकी एक अटेस्टेड कॉपी लगेगी, और एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट लगेगा नए स्कूल का। वो भी इस फॉर्म के अंदर ही इसका फॉर्मेट होगा। आप उसे डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, और अपने नए इंस्टीट्यूट के हेड से साइन करा के यहां उसको अपलोड कर देंगे।
फिर आप एक बार पूरे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करिएगा, कोई उसमें त्रुटि ना हो। उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर देंगे, और एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी लेकर अपने पास रख लीजिएगा। और वो एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस फॉर्म में हैं, या आपके पास जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का आप एक सेट बनाकर अपने नए स्कूल में भी सबमिट करा देंगे। अब यहां तक पे आने के बाद आपका काम मोस्टली खत्म हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर करेंगे। अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो आपको अपनी इसी वेबसाइट पर जाकर आप चेक करेंगे, और आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे अगर कोई त्रुटि है तो आप उसे करेक्ट करा लेंगे, और अगर त्रुटि नहीं है तो वो आपका वेरीफाई हो चुका होगा, अप्रूव हो चुका होगा, और इसके बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मींस आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद भी एक बार आप जरूर चेक करिएगा, क्योंकि अगर कोई एरर हुआ या त्रुटि हुई तो वो उसमें शो हो जाएगी। आप उसे कंसर्न ऑफिसर से सही करा के, चेक करा के, फिर उसे आप रीअपलोड कर देंगे और आपका वेरिफिकेशन फिर पूरा हो जाएगा। और इसके पश्चात ही स्कॉलरशिप का पैसा प्रति वर्ष आपके अकाउंट में आना शुरू होगा। तो साथियों, ये जो एनएमएस में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये कुछ कंडीशंस के साथ मिलती है, और आपको उनका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप जो कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई करेंगे वो किसी सरकारी स्कूल से ही करें, किसी स्थानीय निकाय के स्कूल से करें, या किसी अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड जो स्कूल होते हैं उनसे ही करेंगे, तो ही आपको ये छात्रवृत्ति दे होगी। और उसमें भी आपको कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हालांकि ये कक्षा 8 वाली तो हमने फॉर्म करते समय भी किया था कि 55% आपको इसमें आने चाहिए जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के, और एससी एसटी के 5% का रिलैक्सेशन है, उनके 50% आए हों। क्योंकि मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि किसी बच्चे ने एनएमएस का एग्जाम पास कर लिया लेकिन वो इसमें रह गया तो उसको नहीं मिलेगी। तो ये 8वीं में भी आपके इतने % बनने चाहिए। अब इसके बाद से जब आपको स्कॉलरशिप पहली बार 9वीं क्लास के लिए मिलेगी तो वहां भी आपके 55% आने चाहिए, किसके? जनरल और ओबीसी के, और एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन है, इनके 50%। 10वीं क्लास में आपके न्यूनतम 60% आने चाहिए जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, और एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 55% 10वीं में लाने हैं, तो ही इनकी स्कॉलरशिप ये कंटिन्यू होगी। ऐसे ही 11th क्लास में भी इनको 55% लाने हैं जनरल और ओबीसी को, और एससी एसटी को 50%। तो ये मिनिमम परसेंटेज आपको जनरल और ओबीसी को 55 मेंटेन करनी है, और एससी एसटी को 50। 10th क्लास में आपको ध्यान रखना है कि वहां आपको 60% है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए है 55%। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु आपको उसी पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा अपलोड करना होगा, और सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण आपको हर बार ये करनी होगी। जैसा कि आपको बताया था कि पैसा आपको एनुअल बेसिस पे आना है ये, तो आप हर साल जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जिस क्लास का भी, मान लीजिए आपने 9th क्लास का करा तो फ्रेश करेंगे आप, उसके बाद जब 10th में जाएंगे तो आपका रिन्यूअल होगा, और आप फिर से अपना रिजल्ट आने के बाद अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ऐसे ही जैसे आपको पहले बताया था हमने। फिर उसका सत्यापन होगा और उसके पश्चात ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो हर साल आपको ऐसे ही फिर 11th क्लास में भी अपना रिन्यूअल करना होगा। तो वो सब आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही जाकर होगा। तो एनुअली आपके अकाउंट में पैसा ये आएगा। और एक लास्ट कंडीशन जो है वो ये है कि छात्र इस एनएमएस से जो उसको छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, इसके अलावा अन्य कोई और छात्रवृत्ति ना ले रहा हो, तभी उसे ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको इस वीडियो में एनएमएस से रिलेटेड सारी जानकारी दी है, और अब आपको इसमें कोई भी डाउट शेष नहीं होगा। एग्जाम
फॉर्म से लेकर किस प्रकार हमें इसकी तैयारी करनी है, क्या इसका प्रोसीजर होगा और रिजल्ट आने के पश्चात भी क्या क्या फॉर्म्स आपको भरने होंगे ताकि पैसा आपके अकाउंट में आए, वो सभी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे मदद मिलेगी और आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर अपने जो आने वाले एनएमएस का एग्जाम है, जिसके फॉर्म अब अगस्त सितंबर में आने वाले हैं, उसकी तैयारी में लग जाएंगे और इस जानकारी का आपको फायदा मिलेगा। तो साथियों, इस उम्मीद के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूं और किसी नए वीडियो के साथ आपके पास पुनः लौटूंगा। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल अभेद सर बेसिक वाले को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, अगर आप इस एनएमएस एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगा। धन्यवाद।